चलिए आज के वीडियो में बताने वाले हैं कक्षा 10 का, ठीक है, यानी कि क्लास 10वां का है, ठीक है। हिंदी यानी कि गोधूली, ठीक है, गोधूली भाग दूसरा है और देखेंगे इसका चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। ये है आपका गद्य खंड का है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गद्य खंड का है, ठीक है। चैप्टर 2 है 20 के दांत, ठीक है। इस 20 के दांत का लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर लेखक का जीवनी परिचय दिया है, इसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक तथा नई शैली के आलोचक नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म पटना के बदरघाट यानी कि भद्रघाट में यानी कि 1916 ईस्वी में हुआ था। कब? यानी कि 18 फरवरी, ठीक है, 18 फरवरी यहाँ पर लिख लीजिएगा 18 फरवरी, ठीक है, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। वे प्रख्यात विद्वान पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। माता का नाम रत्नवती शर्मा था। इनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता की अहम भूमिका रही है। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट से पूरी की तथा संस्कृत और हिंदी में MM.A पटना विश्वविद्यालय से किया। अध्ययन समाप्ति के बाद उन्होंने अध्यापन कार्य रांची विश्वविद्यालय तथा पटना विश्वविद्यालय में किया। इनकी मृत्यु 1961 ईस्वी में हुआ, ठीक है, यानी कि इसका जो मृत्यु हुआ कब हुआ? 1961 में, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे आपका 12 सितंबर, ठीक है, 12 सितंबर, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा 12 सितंबर 1961 में, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में, ठीक है। इनका मृत्यु कब हुआ? 12 सितंबर, ठीक है, 12 सितंबर, ठीक है, 1961 में इनका निधन हो गया, ठीक है। चलिए इसका जो लेखक है यानी कि रचना कौन कौन है उसको जान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इनका जो रचना है नलिन जी की मुख्य रचना है दृष्टिकोण, ठीक है, साहित्य का इतिहास, दर्शन है, मानदंड, हिंदी उपन्यास विशेषता, प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचना, 20 के दांत, 17 असंगीति पूर्व, छोटी कहानी, नकेन के प्रपद, नकेन 2 तथा संत परंपरा और साहित्य, ठीक है। ये इनकी क्या है? लिखा है यानी कि रचना है, कहानी है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर पर चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कह रहा है कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कहानी कला की दृष्टि से प्रस्तुत कहानी 20 के दांत का शीर्षक सार्थक है क्योंकि इस कहानी का उत्सय मध्यवर्गीय अंतर्विरोधों को उजागर करना है, जहां एक और सेन साहब जैसे महत्वाकांक्षा तथा सफेदपोश अपने भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं, वहीं दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुर एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद तथा आक्रामक स्वार्थ की छाया में पालते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों का उभारती हुई सामाजिक समांतर है, ठीक है, कुपरिणामों का उभरती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की बनेगी पेशा करती है, ठीक है, पेश करती है। कहानी का शीर्षक 20 के दांत इसलिए भी उपयुक्त है क्योंकि इस विषय के दांत अर्थात कासू के जन्म लेते ही सेन पुत्रियों उपेक्षित हो जाती है, मदन मार खाता है तथा गिरधर को नौकरी से हटा दिया जाता है, ठीक है। चलिए इसका दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा में कह रहा है सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण
में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपना शब्द का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो सेन साहब के परिवार में लड़कियों तथा लड़के के पालन पोषण के अलग अलग नियम थे। 5 लड़कियों के लिए अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा पुत्र के लिए अलग, क्योंकि वह नाउमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा था। लड़कियों को अलग ढंग की तालीम सिखाई गई थी। उनके खेलने कूदने तथा बोलने पर पाबंदी थी। वे बिना आदेश के घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। वे घर में कठपुतलियों की तरह थी, जबकि खोखा बुढ़ापी की संतान होने के कारण जीवन के नियम का अपवाद होने के साथ साथ घर के नियमों का भी अपवाद था। उस पर किसी प्रकार का, ठीक है, किसी प्रकार का की पाबंदी नहीं थी। उसकी हरकत पर सेन साहब का कहना था कि उसे तो इंजीनियर होना है, इसलिए वह अभी से कुछ न कुछ जानकारी लेना चाहता है। घर में लिंग भेद ऐसी ही था कि शरारत खोखे का प्रशंसा की जाती थी, किंतु तहजीब एवं तमीज की मूर्ति पुत्रियों की चर्चा तक नहीं होती थी। ठीक है, चलिए इसका हम अगला सवाल देखते हैं। तीसरा में कह रहा है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। सेन साहब को 5 पुत्रियां थी। पुत्र का अभ्यर्तन तब हुआ जब संतान की कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई थी, अर्थात सेन साहब को पुत्र तब नसीब हुआ जब पति पत्नी दोनों बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे चुके थे। इसलिए खोखा जीवन के नियमों के अपवाद के साथ साथ घर के नियमों का भी अपवाद था। ठीक है, चलिए चौथा नंबर सवाल देखते हैं। इसका चौथा नंबर सवाल कर रहा है, सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा की व्यवस्थित की थी। उत्तर में कर रहा है, सेन दंपति खोखा में इंजीनियर बनने की संभावना देखते थे, क्योंकि वह आखिर उनका बेटा जो था उन्हें इंजीनियर बनाने के लिए वैसे ही ट्रेनिंग दी जा रही थी। वे अपने अपने ढंग से ट्रेड कर रहे थे। उसकी शिक्षा की व्यवस्था यह की गई थी कि कोई कारखानों का बढ़ई मिस्त्री, ठीक है, बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे आकर उसके साथ ठोक पीट किया करे, ताकि उसकी उंगलियां अभी से औजारों से काफी हो जाए, ठीक है, वाकिफ हो जाए। ठीक है, चलिए 5 नंबर सवाल को देखते हैं। 5 नंबर में क्या कर रहा है, 5 में कर रहा है, संप्रास व्याख्या कीजिए। तो 5 का क में कर रहा है, लड़कियां क्या कठपुतली या है और उनके माता पिता को इस बात की गर्व किए हैं। तो व्याख्या यानी कि प्रस्तुत गद्यांश महान साहित्यकार नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी 20 के दांत से उद्धृत है कि इसमें लेखक ने सेन साहब की पुत्रियों की विशेषताओं और व्यवस्थाओं पर प्रकाश डाली है। सेन दंपति को 5 लड़कियां हैं, सीमा, राजनी, अली, शेफली तथा आरती। सभी लड़कियां सभ्य तथा शिष्ट है। उन्हें अपने माता पिता से सभ्यता एवं शिष्टता की शिक्षा दी गई हो अथवा नहीं, लेकिन क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी गई है कि लोग देखते ही दंग रह जाते हैं। वे शाम के वक्त दौड़ती खेलती है, लेकिन किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं। इतनी ही नहीं, वे खिलखिलाकर हंसती भी। उनके होठों की मुस्कुराहट ऐसी होती है कि सोसाइटी की तारीकी भी सीखने का व्यग्र हो जाए। लेखक के कहने का भाव है कि लड़कियां इतनी शालीन है कि सेन दंपति गौरवान्वित है। उनके यहाँ आने जाने वाले लोग अपने बच्चों की शरारत पर खींच कर कहते हैं, तुम लोग फूल का गमला तोड़ने के लिए बने हो। और सेन
पुत्रियों की सजनता की प्रशंसा करने लगे हैं। ठीक है, चलिए इसका हम 5 का ख को देखते हैं क्या कह रहा है। 5 का ख में दे रहा है, खोखा के दुर्लभती स्वभाव के अनुसार ही सेन साहब ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। प्रस्तुत संदर्भ महान आलोचक एवं साहित्यकार नलिन बिलोचन शर्मा विचित्र कहानी 20 के दांत पाठ के लिए गया है। इससे लेखक ने सेन दंपति की लिंग भेद संबंधित भेदपूर्ण नीति पर प्रकाश क्या है डाली है। ठीक है, चलिए इसका अगला देखते हैं। उसी का है, लेखक का कहना है कि सेन दंपति अपनी पुत्रियों के लिए घर में अलग नियम बनाए हुए थे। उनकी शिक्षा भी भिन्न थी। लड़कियों को सभ्यता एवं शिष्टता की शिक्षा दी गई थी। उनके लिए नियमों का पालन करना आवश्यक था। सेन दंपति अपने को अनुशासन प्रिय मानते थे, किंतु बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव में जब पुत्र ने जन्म लिया तो उनका सिद्धांत बदल गया, क्योंकि वह बेटा था। उसकी हरकत का प्रतिरोध के बदले समर्थ होने लगता था। लेखक ने सेन दंपति की दूषित मानसिकता के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहा है कि दोषपूर्ण सामाजिक परंपरा तथा पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था के कारण पुत्र को विशेष महत्व दिया जाता है, चाहे वह कुपुत्र ही क्यों न हो, जबकि स्वरगुण संपन्न लड़कियों को हेय दृष्टि देखा जाता है। इसका कारण यह है कि पुत्रहीन पिता को बुढ़ापे के द्वारा पहुंचने के समय पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसका गौ में कर ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। ठीक है, संकेत पृष्ठि व्याख्या तीर में देखने के लिए कह रहा है। इसका घ कह रहा है, हंस कौवा की जमात में शामिल होने के लिए ललक गए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा लिखित कहानी 20 के दांत शीर्षक पाठ से उदित है। इसमें लेखक ने खोखा के बाल स्वभाव का वर्णन किया है। लेखक का कहना है कि बच्चों में मान सम्मान की भावना नहीं होती है, वे खेल प्रिय होते हैं। इसी खेल प्रिय के कारण खोखा ने उन अवरगर्द छोकरों के पास पहुंच जाता है जहां मदन के साथ नए बच्चे बंगले के अहाते की बगल वाली गली में धूल में खेल रहे थे। उन्हें अवगर्दा बच्चों को लट्टू नचाते देखकर खोखा भी खेलने के लिए लालच उठता है। आदत से लाचार व बड़े रोब के साथ मदन से लट्टू मांगता है, लेकिन एक दिन पूर्व उसके द्वारा अपमानित एवं प्रतिरित किया गया मदन लट्टू देने से इनकार कर देता है तथा अपने पिता की गाड़ी के साथ खेलने के लिए कहता है। अतः यह लेखक ने यह साबित करना चाहे कि गरीब हो या अमीर, सारे बच्चे समान स्वभाव के होते हैं। उनके लिए गरीब अमीर में कोई अंतर नहीं होता। वे आदत से मजबूर होते हैं, इसलिए वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उनकी इच्छा की पूर्ति होती है। इसका प्रमाण है कि हंस खोखा कौवे गरीब के बीच बच्चे की जमात में शामिल होने के लिए ललक रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 6 में कराया, सेन साहब और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह का उत्तर दिया। सेन साहब और ड्राइविंग रूम में बैठे उनके मित्रों के बीच बातचीत हुई कि वह अपने पुत्र को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे, क्योंकि वह उसे अपनी तरह बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। वहाँ बैठे पत्रकार महोदय से जब उनके बच्चे के विषय में उनका ख्याल पूछा गया, तब उन्हें उत्तर दिया कि उनका पुत्र जेंटलमैन जरूर बने और जेंटलमैन, ठीक है, कह रहा है। तब उन्होंने उत्तर दिया कि उनका पुत्र जेंटलमैन जरूर बने और
जो कुछ बने या न बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। पत्रकार महोदय ने उन्हें शिष्टतापूर्ण किंतु व्यंग्यात्मक ढंग से उत्तर दिया। ठीक है, चलिए 7 नंबर सवाल को देखते हैं। 7 में करें, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहता है, क्या बताना चाहता है कि बड़े लोग सामाजिक भेदभाव के माध्यम से अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। मदन उन्हीं के यहाँ काम कर रहे हैं, एक किरानी का बेटा है, ड्राइवर भी उन्हें का नौकरी है। ड्राइवर अपने कर्तव्यपरायण इंसान तथा जवाबदेह साबित करना चाहता है, जबकि मदन किरानी का पुत्र होने के कारण ड्राइवर को निम्न दृष्टि से देखता है, उच्च नीच की भावना को व्यक्त करना चाहता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 8 में का कासू और मदन के बीच झगड़ा का कारण क्या था। इस प्रशंसा के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण गरीब और अमीर का भेद था। मदन एक सामान्य किरानी का बेटा है और कासू सेन साहब की नाक का बाल है। कासू के कारण ही पिता ने मदन को मारा पीटा था। इसी कारण मदन कासू को अपने दल में न तो शामिल करता था और न ही मांगने पर लट्टू ही देता। फलत अमीरी में उबाल आ जाती है। कासू मदन को जैसे ही घूसा मारता है, यानी कि कासू मदन को जैसे ही घूसा मारता है कि द्वंद्व युद्ध शुरू हो जाता है। यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बगले के पल्ली और गली के कुत्ते की लड़ाई आहते के बाहर होने के कारण महल की हार होती है। लेखक इस प्रसंग के द्वारा यह संदेश देना चाहता है कि सामाजिक फूट के कारण गरीबों पर अमीरों का वर्चस्व कायम है। यदि गरीब संगठित हो जाए तो अमीर द्वारा किए जाने वाला सारा शोषण सब बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। लास्ट जो है 9 में जो कर रहा है ना, 9 नंबर जो सवाल कर रहा है कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई अक्सर महल वाले ही जीतते पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक की दृष्टि कथन को कहने से एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आपका ये व्याख्या संख्या आप चौथा में इसको देख सकते हैं। ठीक है, 10 में कह रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय छाती से क्यों लगा लिया। ठीक है, तो ये आपका पृष्ठ संख्या व्याख्या संख्या में आपको 5 में देखना होगा और ये 4 को देखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी वही सवाल आपका है। ठीक है, चलिए तो बाकी जो सवाल है फिर अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।